अब बारी है इसको ऑटो से हटा के मैनुअल ट्रांसमिशन पे लगाने की। बेसिकली ट्रांसमिशन तो वही है, टॉर्क कन्वर्टर, बट ये अपनी गियर को चेंज कर सकता है। अब देखो कि यहाँ पे ये दिखाएगा M1, इट मीन्स कि ये मैनुअल 1 पे है। तो अब मैं यहाँ से चलाना स्टार्ट करता हूँ। मैनुअल 1 से है और मैं ना अभी ना गियर चेंज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए क्या है ऑटोमेटिकली चेंज करता है। तो अभी ये मुझे यहाँ पे एक साइन दिखा रहा है अप शिफ्ट का, ये अप शिफ्ट का साइज दिखा रहा है। मैं अब मैंने देखो मैंने थ्रॉटल दिया, अब उसने जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रॉटल ले लिया तब उसने गियर को अपशिफ्ट अपने आप कर दिया। बट आप क्या करो कि सही जैसी आरपीएम आए, अगर आपको परफॉर्मेंस निकालनी है इस कार से, तो देखो मेरा ये हाथ देखना और यहाँ पे देखना थ्रॉटल एक बारी, तो मैं थ्रॉटल दूंगा और ये ऐसे करके इसको शिफ्ट करूंगा या फिर ऐसे करके इसको डाउन शिफ्ट करूंगा, अब अप शिफ्ट करूंगा। जैसे ही मैं आरपीएम पे आता हूँ मैं इसको सही वाले में अप शिफ्ट करूंगा, तो वहाँ पे मुझे ट्रैक्शन भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे मुझे इनिशियल टॉर्क भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। और जो टॉर्क कन्वर्टर की ऑलरेडी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं बाईपास कर रहा हूँ, ओवरराइड कर रहा हूँ। तो ये एक एडवांटेज है मैनुअल देने में। आज मैं उन लोगों के लिए गाड़ी लेके आऊँ जिनका बजट सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए है, लेकिन जैसे जैसे पैसे डालते रहोगे वैसे वैसे चीज़ें ज़्यादा मिलती रहेंगी। लाइट्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, कैमरास हो गए, टर्बो सिस्टम हो गया या फिर पावर हो गई। तो आज का वीडियो आप लोग डिसाइड करोगे कि क्या ये कार वर्थ है फॉर योर हार्ड अर्न मनी। चलो देखते हैं कि ये सिट्रन C3 में क्या क्या मिलता है। इसके साइज की बात करूं या फिर इसके फॉर्म फैक्टर की, तो ये एक हैचबैक है लेकिन एक क्रॉसओवर कैटेगरी के अंदर आती है, बिकॉज इसकी हाइट वो बढ़ गई है तो रोड प्रेजेंस अच्छी हो जाती है। बिकॉज ये एक छोटी कार है तो इसमें स्पेस भी छोटा ही होगा और आपकी फैमिली भी छोटी होनी चाहिए, या फिर आप बाइक से शिफ्ट करो तब जाके आपको इस छत का जो एडवांटेज है वो पता चलेगी। बिकॉज बाइक स्कूटर में छत खुली होती है, यहाँ पे छत मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है 5, 5.5, 6 लाख रुपए में। इन सीट्स को 5.5 फुट वाले के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है, तो यहाँ पे स्पेस है। इन केस बहुत ज़्यादा पीछे कर लेते हो तो नी रूम यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हेडरूम में मेरी हाइट जो है 5'11" है और यहाँ पे कोई भी स्पेस की कमी नहीं है C3 में। जैसे कि एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, बट यहाँ पे भी कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता, बिकॉज कंपनी ने यहाँ पे 2 हेडरेस्ट दिए हैं, क्योंकि कंपनी भी ये जानती है कि अच्छे खासे मोटे मोटे लोग अगर इसमें बैठे तो वो 2 ही कंफर्टेबली आ पाएंगे। बच्चों को बिठाना तो यहाँ पे बीच में ये वाली सीट है और चौड़ी भी है अच्छी खासी, 3 लोग बैठ सकते हैं मेरे जैसे। अगर मैं बैठ के दिखाऊं 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे हेडरेस्ट 2 ही हैं। इस कार का वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी इसमें। ARAI माइलेज इसकी 19 किलोमीटर पर लीटर की बोल रही है। मान लो 15-16 किलोमीटर की तो देगी अगर जैसे मर्जी चला लोगे, तो ज़्यादा माइलेज का फर्क नहीं है माइलेज अच्छी है इस इंजन की। अब एक और मुझे इसमें एडवांटेज लगती है, वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। आप कहीं भी रहते हैं, छोटा मोटा टूटा फूटा रास्ता है तो वहाँ से निकल सकती है। व्हील 15 इंचेस के हैं इसमें, एक और एडवांटेज है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर, जहाँ पे एलॉय व्हील मिल जाते हैं। और फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक है और जो रियर ब्रेक है वो यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलती है, बिकॉज ये एक छोटी लाइट वेट कार है तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक का सपोर्ट भी चल जाता है। अब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस पता चलता है इसके फ्रंट से। कार तो लगती है बड़ी सी, देखने में वो बेस वेरिएंट भी लगेगा, वो टॉप वेरिएंट भी लगेगा, बट डिफरेंस आ जाता है इन लाइट्स का। जो X वेरिएंट में यहाँ पे ये LED हेडलैम्प मिलता है विद प्रोजेक्टर, एंड नीचे भी आपको फॉग लैम्प मिलेंगे। अगर आप बेसिक वाला इंजन लेते हो तो उसमें टर्बो चार्जर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर कुछ इस टाइप का इंजन मिलता है। 1.2 लीटर का इंजन है ये। यहाँ पे देखोगे तो ये टर्बो चार्ज इंजन है, जिसकी वजह से 108 bhp निकाल देता है, वो भी 5500 RPM पर, एंड 205 Nm ऑफ टॉर्क ये दे देती है 1750 RPM से ही। एक बारी इंजन पे दिखा दो तो ऐसा सा इंजन भी है। अभी गंदा हो रहा है बिकॉज ये कार जो है मैं चला रहा हूँ काफ़ी दिनों से, मैं यही चेक कर रहा था कि कितना साउंड है, कहाँ से साउंड इसमें आता है। कुछ इस टाइप की इसकी की है जिसमें लॉक अनलॉक और बीच में कोई भी फीचर नहीं है, बट एक एडवांटेज है, वो ये है कि जब मैं इस की को अपनी पॉकेट में रख के कार के पास जाऊंगा तो कार प्रॉक्सिमिटी सेंसर के थ्रू अपने आप को अनलॉक कर लेगी। और ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये भी ऐसे करके अनफोल्ड हो जाते हैं और डोर्स जो होते हैं ये अनलॉक हो जाते हैं। तो मतलब आपको कीज कभी जेब से निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो आपने पैसा ना बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया है, तो उसी वजह से मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि 5.5 लाख रुपए और फिर 10 लाख रुपए का पैकेज अंदर से अब मैं इसको चला के दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आप फर्स्ट व्यूअर हो, आपने अभी तक ये गाड़ी नहीं देखी या फिर इसके अंदर का वीडियो नहीं देखा, तो आप मुझे बताना कि कैसी लगती है आपको अंदर से। फिलहाल ये कुछ इस टाइप का इसका स्टीयरिंग है छोटा सा, जो कि यहाँ पे एडजस्टमेंट एक दे देता है जिससे कि ये टिल्ट एडजस्टमेंट हो सकता है, बट इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट वाली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ देखोगे तो ये ट्रांसमिशन है टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड,
बट टॉर्क कन्वर्टर को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रखा है वो इंजन और ट्रांसमिशन का कॉम्बिनेशन होता है। बाकी यार यहाँ पे ये टाइप सी पोर्ट ही आ जाता है और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट वही नॉर्मल सही है। एसी इस तरफ मिल जाता है आपको, एक स्क्रीन यहाँ पे मिलती है, बट ये स्पेस को यूटिलाइज पता नहीं क्यों नहीं किया। और पीछे की तरफ एसी वेंट्स भी नहीं मिलते इस प्राइस ब्रैकेट में भी। बट यहाँ पे ये ऐसा दिखेगा जैसे ये वायरलेस चार्जिंग है, बट ये वायरलेस चार्जिंग है नहीं। और यहाँ पे भी जो स्पेस है वो ठीक है, फ़ोन वगैरह रख सकते हो, छोटी मोटी चीज़ रख सकते हो, कप होल्डर यहाँ पे है। और स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ से सेट कर सकते हो आप मीडिया कंट्रोल्स वगैरह, सोर्स वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हेडलाइट के कंट्रोल्स इस तरह में जो कि मैनुअल है, यानी कि ऑटो नहीं है लाइट। और यहाँ पे आपको मैनुअल ही वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। अभी जो पैकेज है ये 10.5-11 लाख रुपए वाला पैकेज है। इसके अंदर स्क्रीन के अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है। स्क्रीन भी ठीक लगती है मुझे, काफ़ी सही सी नीट एंड क्लीन सी स्क्रीन है। ग्लव बॉक्स में स्पेस है बट बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। यहाँ पे छोटी मोटी टिकट्स वगैरह और छोटा मोटा सामान इस तरफ आ सकता है। इनफैक्ट कि छोटा सा कोई आर्म रेस्ट यहाँ पे नहीं है तो कमी सी फील होती है। बाकी ऊपर दिखाऊँ तो इस तरफ कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। और अगर इसको इस तरफ से देखते हैं जहाँ पे अभी धूप आ रही है तो ये ऐसे करके स्लाइड भी नहीं होता है। जो लाइट्स हैं वो कुछ ऐसी ऐसी हैं वाइट कलर की और अंदर एलईडी है इसके। यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है बट विदाउट लाइट। चलो अब गाड़ी है न्यूट्रल पे, मैं इसको लगाता हूँ ड्राइव में। इस तरफ से इसको ऐसे करोगे तो ये मैनुअल शिफ्टिंग पे भी आ जाएगी, मतलब मैनुअली शिफ्ट कर सकते हो। बट इसको हम ऑटो पे करके चलते हैं, टॉर्क कन्वर्टर देखते हैं कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन है। अब एक आम आदमी आराम से ही कार उठाता है, कोई स्पोर्ट्स कार तो बनाना नहीं है। बट यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलती हैं, जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है ना, वो एक तो मेरे को इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी सही सा लगा। छोटा है लेकिन है एक्यूरेट। अब सबसे पहले इसका क्रूज कंट्रोल ही चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये क्रूज कंट्रोल का बटन दबाता हूँ, क्रूज हो गया है एक्टिव। अब यहाँ से मैं स्पीड बढ़ाऊंगा ऐसे करके, क्रूज एक्टिव, स्पीड बढ़ाया और मैं 50 की स्पीड पे इसकी स्पीड लेके चलता हूँ। ये 50 पे स्पीड आ गई है इसकी। 50 की स्पीड पे मैं आराम से चलूँगा। माइलेज बहुत अच्छी दे देते हैं ये वाले इंजन, 3 सिलेंडर इंजन कॉन्फ़िगरेशन टाइप, लेकिन अंदर ऐसा कुछ वाइब्रेशन लगती नहीं है। टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है तो उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि बहुत सही तरीके से काम कर रहा है टॉर्क कन्वर्टर। ऐसा कुछ घूमने की आवाज़ भी नहीं है जो पहले सेटर्न की कार्स में आती थी। इन्होंने इंप्रूव तो किया है, नो डाउट इंप्रूव हुई है मशीन्स। अब देखो कंपनी इसकी माइलेज बोलती है 19+ किलोमीटर्स। अगर आप इसको सही तरीके से चलाओगे, जैसे कि अब पास से आके यहाँ पे दिखाते हैं, ये जो एक लीफ देख रहे हो ग्रीन कलर की, अगर ये ग्रीन है तो इट मीन्स आप इसके इको मोड पे चल रहे हो। अगर ये कलर चेंज करती है, वो कैसे करेगी? थ्रॉटल देने से। अब यहाँ पे आके दिखाओ दोबारा से, यहाँ पे ये जो लीफ है ग्रीन है ना, अब मैं थ्रॉटल देता हूँ तो यहाँ पे देखो वो ऑरेंज हुई, अब ये ना रेड हो जाएगी, ये हो गई रेड। अब अगर ये रेड हो गई और अगर आपने क्रूज कंट्रोल लगा दिया रेड पे, तो वहाँ पे कहानी हो जाती है खराब। आप क्रूज कंट्रोल सेट करो हमेशा जहाँ पे कि इस कार की लीफ, यहाँ पे दिखाओ एक बारी, ये जो लीफ है ये ग्रीन रहेगी। अब मैं यहाँ से अगर स्पीड भी बढ़ाऊँ तो मैं सिर्फ क्रूज कंट्रोल वहीं पे ही सेट करूँगा जहाँ पे कि ये ग्रीन दिखा रहा है। ग्रीन में से ये इको मोड पे चल रही है, अभी ये क्रूज कर रही है। तो 63 पे भी ये अपने इको मोड पे अच्छे से चल रही है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है इसके अंदर, ऑब्वियस है नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्रूज कंट्रोल जो है वो बहुत एक्यूरेट मुझे लगा, बिकॉज वो कहीं पे ऐसे करके लैग नहीं कर रहा है कि मैंने क्रूज कंट्रोल एक्टिव किया हो और वो एक्टिव ना हुआ हो। जैसे ही आप ब्रेक करोगे वैसे ही क्रूज कंट्रोल हट जाता है। बट मैं जैसे ही ये स्पीड का बटन दबाता हूँ, अपने आप रिज्यूम हो जाता है यार क्रूज कंट्रोल। ये बड़ी सही चीज़ है। ऐसे करके इसको मैं बढ़ा सकता हूँ और अब हम देखेंगे कि हमारी जो लीफ है वो कहाँ पे ऑरेंज होती है। देखो अब ये लीफ हल्की सी ऑरेंज हो गई यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये यहाँ पे करना ही नहीं है। आप इसको 80 पे मतलब 80-85 की स्पीड पे चलो। 80-85 की स्पीड पे अगर चलोगे तो एक एडवांटेज वहाँ पे ये मिलेगी कि कार भी ज़्यादा लंबे रन ले सकेगी, माइलेज अच्छी दे देगी। अगर इसकी हैंडलिंग की बात करूँ तो इसका जो स्टीयरिंग है वो इलेक्ट्रिक है। अब स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक है तो काफ़ी लाइट है इसका स्टीयरिंग, ऐसा इसके अंदर कुछ भी हैवीनेस या फिर ऐसा नहीं लगेगा कि कार में थोड़ी सी ज़्यादा ही डगमगाहट है। दूसरी चीज़ बॉडी रोल, अभी ये हाईवे है, ठीक ठाक सी हम स्पीड पे इस पर चल रहे हैं और अगर मैं इसको बॉडी रोल ऐसे ऐसे करूं कार को तो यहाँ पे कोई खास बॉडी रोल है नहीं, बिकॉज ये एक हैचबैक, एक क्रॉसओवर टाइप एक सेगमेंट की एक कार है। मेरा एक जो पॉइंट है वो ये है, एक बार रोड दिखाओ। अब ये रोड आपको दिख रही होगी चिकनी सी, बट ये रोड इसमें ना हल्के हल्के से ऐसे 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 है, वो आपको फील होगा कार के अंदर। एक तो यहाँ पे पॉइंट आता था, ये पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट है कंपनी के लिए, बिकॉज सस्पेंशन इस टाइप की कार्स में सॉफ्ट होनी चाहिए। ये एक है भाई, सॉफ्टवेयर एक सस्पेंशन आपको देनी है इस टाइप की कार में। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कैबिन नॉइज़ है, अब ये कैबिन का जो साउंड है वो मतलब कैबिन के अंदर बाहर का साउंड ज़्यादा आता है। थोड़ी सी इंस्टॉलेशन बढ़ा दो ना,
अपने जो विंडोज है इसके अंदर करो। लेकिन इसी को ही अगर आप एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे खरीदोगे, मान लो मैं 6 लाख रुपए में कार लिया हूँ, 6.5 लाख रुपए में कार लिया हूँ, उसका बेस वेरिएंट, बेसिक वेरिएंट, जिसके अंदर मुझे बहुत सारे गैजेट्स नहीं मिलेंगे लेकिन मेरे को ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उस प्राइस पॉइंट पे बहुत वैल्यू फॉर मनी एक कार हो सकती है। बट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, तो वो आप कमेंट करके बताओ। फिलहाल देखो इसके जो सीट है वो फैब्रिक की सीट है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। फैब्रिक की सीट जो भी होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है। देन लेदर, बिकॉज लेदर जो होता है थोड़ा स्टिफ होता है, और ये जो सीट होती है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो फॉर्म को अच्छे से ऐसे करके स्पंजीनेस दे सकता है। बट लेदर थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसा फील कराता है कि यार एक तो गर्मी लग रही है और ये वो है वो। एक दो चीज़ों की इसके अंदर भी प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसमें लेदर सीट चलाऊँगा तो उसमें मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो फैब्रिक प्लस लेदर या रेक्सिन वाला जो आता है सीट कवर, वो कंपनी को लगा के देना चाहिए टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, चाहे आप बेस वेरिएंट में ना दो। तो भाइयों मेरी ड्राइव हो गई है ओवर, और मेरे को इसके बारे में ऑलरेडी पता था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ ये मतलब जब लॉन्च भी हुई थी और इसकी ड्राइव भी कर रखी है मैंने, तो मैंने चला रखी है। बट आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि आप बताओ कि 6 लाख रुपए में ये कार, इसका मिड वेरिएंट या फिर टॉप वेरिएंट 11 लाख रुपए में, कैसी लगी आपको वैल्यू फॉर मनी, क्या पसंद आया इस कार में और क्या नहीं पसंद आया। मैंने तो अपनी राय आप लोगों को बता दी, आप बताओ आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, प्लीज़ एक बढ़िया सा कमेंट करके जाओ, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो और अच्छी गाड़ियाँ लेके आऊँगा, बाइक्स लेके आऊँगा, स्कूटर लेके आऊँगा, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।